नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पाउंडिंग, जिसको हम परिवद्ध कहते हैं। इम्पाउंडिंग बहुत ही आसान शब्दों में बात करें तो कोर्ट या गवर्नमेंट के द्वारा या कानून के द्वारा कोई भी आर्टिकल या दस्तावेज को अपने पास रख लेना और वापस नहीं करना। बेसिकली कब तक, जब तक वो कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। इम्पाउंडिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है और उस पे इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी होती है, तो उस केस में कोर्ट उसको इम्पाउंड कर देती है उस डॉक्यूमेंट को, और आप कोर्ट के सामने पेश कर देते हो उस डॉक्यूमेंट को, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर देती है। अब ये पावर दी कहाँ गई है सिविल प्रोसीजर कोड में इम्पाउंडिंग की? तो ऑर्डर 13 रूल 8, जी हाँ, ऑर्डर 13 रूल 8 में कोर्ट को पावर दी गई है कि वो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है यदि उस पर सफिशिएंट ड्यूटी नहीं लगाई गई है, या कोर्ट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है या सस्पिशियस है और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में भी इम्पाउंड कर देती है। सिमिलरली सेक्शन 33 ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, यदि उस डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी गई है और वो किसी पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, तो सेक्शन 33 स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 कहता है कि कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर दे। अब इसकी आगे की प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। इम्पाउंड कर दिया, कोर्ट एक मौका देती है पक्षकार को जिसने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है, सेक्शन 38(1) स्टाम्प ड्यूटी एक्ट का, कि तुम चाहो तो ये जो भी इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी है अभी कोर्ट में पेश कर दो पेनाल्टी के साथ। यदि वो पर्सन ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट सेक्शन 38(2) स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के तहत उस डॉक्यूमेंट को माननीय कलेक्टर साहब के पास भेज देगा। फिर सेक्शन 40 ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एक्ट कलेक्टर को पावर देता है कि उससे वो वसूलेगा, प्लस अपने मतलब जो भी उनको लगता है कि इस पे इतनी पेनाल्टी इम्पोज की जानी चाहिए उतनी पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी और वो भी वसूली जाएगी। फिर उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि इसने स्टाम्प ड्यूटी अदा कर दी है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को चाहे तो रिलीज़ किया जा सकता है और उसको एविडेंस में लिया जा सकता है। जब तक वो इम्पाउंड रहेगा और उसकी स्टाम्प ड्यूटी पूरी नहीं की जाती तब तक उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में नहीं लिया जाएगा। ये इसका एक इफ़ेक्ट भी है दोस्तों, राइट। अब इसमें अगर हम और चर्चा करें, अगर हम इसमें क्रिमिनल मैटर्स की बात करें, तो क्रिमिनल मैटर्स में कहाँ पे इम्पाउंडिंग की बात कही गई है? तो यदि हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो सेक्शन 109 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इम्पाउंडिंग कोर्ट को पावर देती है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी आर्टिकल इन द सेंस व्हाट, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे कोई वेपन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई व्हीकल हो गया जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, तो कोर्ट को 109 पावर देती है तो उसको इम्पाउंड कर लिया जाएगा, राइट, कर सकती है। अब आपने कभी सुना होगा कि पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया, तो क्या कोर्ट पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकती है? कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल है, जो एक्यूज है, वो भाग सकता है, विदेश भाग सकता है, तो कोर्ट क्या उसके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर देगी? तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई का केस है। इन दोनों ही केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इम्पाउंडिंग का जो पावर है कोर्ट के पास नहीं है। कोर्ट चाहे तो उसको रिटेन करके रख सकती है अपने पास, उसको जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उनको डायरेक्ट कर सकती है कि जो इसका पासपोर्ट है उसको इम्पाउंड कर दिया जाए। कोर्ट केवल रिटेन कर सकती है, ना कि पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकती है। पासपोर्ट को इम्पाउंड कौन करता है? तो पासपोर्ट को इम्पाउंड कोर्ट के डायरेक्शन पर पासपोर्ट अथॉरिटी करती है, राइट। अब इसका क्या है कॉन्सिक्वेंस? जो भी सपोज़ कोई एक्सीडेंट हो गया, राइट, कोई व्हीकल कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट के द्वारा उसको इम्पाउंड कर दिया। क्यों?
कर लिया, क्योंकि इस व्हीकल के साथ जो इसमें एविडेंसेस हैं उससे छेड़खानी ना हो जाए, उसको टैम्परिंग ना कर दे, ऐसी मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, इम्पाउंड कर लिया जाता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट दोस्तों ये होता है कि वो पर्सन जिसका आर्टिकल कोर्ट के द्वारा इम्पाउंड कर लिया गया है वो उसका यूज़ करने से वंचित रह जाता है कई बार दोस्तों। तो यहाँ पे सेक्शन 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सुपुर्द वर्ड, अगर आपने सुना हो सुपुर्दगी का एप्लीकेशन रखती है। जी हाँ दोस्तों, वो एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और जब कोर्ट सारी कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो उस वाहन को या उस आर्टिकल को रिलीज़ कर देता है, तब तक के लिए वो यूज़ करने से वंचित रह जाता है दोस्तों। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये इम्पाउंडिंग के बारे में था। कई बार बात आती है कि सीज़र जो सेक्शन 106 में पुलिस को पावर देता है कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज़ को सीज़ करने का, क्या दोनों एक ही चीज़ है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीज़र बेसिकली क्या है, सीज़र और इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया कि इसमें 106 के तहत पुलिस को पावर है सीज़ करने की, बट वहाँ पे कोर्ट को पावर है 109 में इम्पाउंड करने की, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अगर सीज़र में की बात करें तो सीज़र एक प्रकार से प्राइमरी फंक्शन है इम्पाउंडिंग का, राइट। सीज़र में क्या किया जाता है, सपोज पुलिस ने आपका वाहन जब्त कर लिया, चेकिंग के दौरान पुलिस ने आपको वाहन पकड़ लिया, तो एक प्रकार से इसको सीज कर लिया है, राइट। और इम्पाउंडिंग की यदि हम बात करें तो इम्पाउंडिंग में वाहन तो पकड़ा और फिर छोड़ा नहीं, अपने साथ ले गए माल खाने में जमा कर दिए क्योंकि आपके कागज़ इनसफिशिएंट थे। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि पहला क्या है कि उसका प्राइमरी फंक्शन है सीज करना एंड देन इम्पाउंड करना, कि जब्त कर लिया वापस नहीं देगा जब तक पूरी कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। ये एक प्रकार से डिफरेंस है। कई बार लोग सीजर और इम्पाउंडिंग में भी कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।